नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आऊँ कि क्या होता है साइपोक डायग्राम, SIPOC। अगर हम साइपोक को रियल लाइफ में देखना चाहें तो अगर घर में कोई शादी होती है तो हम सोचते हैं किस किस को बुलाना है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमें शादी के लिए फॉलो करने हैं, कौन सप्लायर रहेगा, कहाँ से क्या मटेरियल आएगा, और इन सबको कहीं ना कहीं माइंड में या पेपर में कहीं उतारते हैं। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो यही एक साइपोक है। अगर हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर हमारा इंटेंट ये होता है कि किसी भी बिजनेस प्रोसेस को अगर हम एक मैक्रो लेवल पे देखना चाहें और समझना चाहें तो उसके लिए हम साइपोक बनाते हैं। स्पेशली अगर सिक्स सिग्मा में देखा जाए जो डीमैक मेथोडोलॉजी होती है, वहाँ पे जो डी डिफाइन होता है, वहाँ पर भी हम साइपोक का यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रोसेस के लिए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से लिंकेज है साइपोक का विद डिफरेंट क्लॉजेज, देन क्या वाकई कोई रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की कोई साइपोक बनाना है, देन साइपोक कैसे बनाया जाता है और उसका कोई एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, देन क्या बेनिफिट्स और क्या चैलेंजेस इंडस्ट्री में जो उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वाकई इसका कोई रिलेशन है किसी स्टैंडर्ड से और नॉट। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे क्लॉजेज हैं। क्लॉज नंबर 4.1 जो कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, 4.2 जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ और उसकी इंटरनल इश्यूज़ की बात करता है, दैन उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 8.2 जो कस्टमर की इनपुट की बात करता है, क्लॉज नंबर 8.4 जो सप्लायर के बारे में बात करता है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं लिंक करते हैं साइपोक के साथ। दैन क्या वाकई साइपोक की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में कहीं दी गई है? तो उसका आसान आंसर है नहीं, कहीं कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही सिंपल टूल है जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि अगर हम हर प्रोसेस का साइपोक बनाएं तो बहुत ही अच्छा है। अब आता है पॉइंट नंबर 3 कि साइपोक बनाना कैसे है। तो इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि जब हमें साइपोक बनाना है तो हमें S से शुरू ना करके P से शुरू करना है प्रोसेस, क्योंकि हम सबको प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आता है। और एक बार प्रोसेस को समझ गए तो उसका प्रोसेस का आउटपुट क्या है उससे हमें लिखना है, देन वो आउटपुट किस कस्टमर के लिए उसकी बात करनी है, देन उसका इनपुट क्या क्या चाहिए उसकी बात करनी है, और लास्ट में हम सप्लायर की बात करें। अगर ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे तो बहुत आसान है साइपोक को बनाना। तो जब हम बात करते हैं P यानी कि प्रोसेस की, तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट ये है समझने का कि क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं जिससे कि हम इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं आउटपुट के साथ, और हमें यहाँ पे 4 या 5 जो मेन की स्टेप्स हैं उनको डिफाइन करना है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है तो उसके 4 या 5 मेन स्टेप क्या होते हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इमीडिएट कंटेनमेंट लेना, रूट कॉज करना, करेक्टिव एक्शन लेना, एंड देन वैलिडेट करना कि प्रॉब्लम ठीक से रिजॉल्व हुई या नहीं हुई। ये एक प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, आउटपुट की। जो आउटपुट होता है वो बात कर रहे हैं कि क्या की प्रोडक्ट या सर्विस है जो कि उस प्रोसेस से निकल के आ रहा है, और ये बेसिकली प्राइमरली जो हमारे इनपुट होते हैं उन्हीं का ही एक रिज़ल्ट निकल के आता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो आउटपुट होना चाहिए ना वो ब्रॉड लेवल में हमें लिखना है, ना कि बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे हमें उसकी बात करनी है। से फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा आउटपुट इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकता है, या परचेज प्रोसेस का एक की आउटपुट परचेज ऑर्डर हो सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कस्टमर। अभी कस्टमर कौन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, और ये कस्टमर वो है जिसको बेनिफिट मिल रहा है प्रोसेस के आउटपुट का। से फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सटर्नल कस्टमर की बात करें, कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है तो जो कस्टमर है वो इस केस में जिसने कंप्लेंट किया वो कस्टमर बना जाएगा। अगर हम इंटरनली बात करते हैं कि किसी को रिक्रूटमेंट करना है अपने डिपार्टमेंट में किसी के लिए, तो जो डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है HR से कि हमें एक नया साथी चाहिए अपनी डिपार्टमेंट के लिए, तो वो कस्टमर हो गया इस केस में, जो इंटरनल कस्टमर हो गया। जो चौथा पॉइंट है वो बात करता है इनपुट के बारे में। तो इनपुट क्या होती है? वो कोई भी रिसोर्स, कोई मटेरियल, कोई इक्विपमेंट, कोई डाटा हो सकता है जो कि हेल्प करता है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि हम आउटपुट को ले सकें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जो की इनपुट्स हैं उन्हीं को ही स्पेसिफिक करना है, बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पर नहीं जाना। से फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए जो इनपुट्स हमें चाहिए वो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं, कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी हो सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी का इंटरव्यू लेना है तो उसकी इनपुट्स में क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड हो सकता है, एंड क्वालिफिकेशन किस तरह की है, वो सारे इनपुट हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम आगे प्लान कर सकते हैं इंटरव्यू। अब लास्ट 5वें की बात करते हैं, सप्लायर की।
जब हम सप्लायर की बात करते हैं तो प्राइमरली ये भी इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है, और जो भी इनपुट्स आती हैं उसका जो मेन प्रोवाइडर होता है जिससे कि इम्पैक्ट आपके आउटपुट पे आ सकता है, वो सप्लायर होता है। अब अगेन किसी भी सप्लायर की बात करें तो अगर आपने कुछ प्रोसेस आउटसोर्स कर रखा है, मे बी मेंटेनेंस टीम है या मे बी कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो सारे के सारे इम्पैक्ट करते हैं प्रोडक्ट के आउटपुट को, और वो सब सप्लायर के एग्जाम्पल में आ सकते हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल से हम समझना चाहें कि ये हम कैसे बना सकते हैं SIPOC, तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोसेस से, और हमने जो एग्जाम्पल लिया वो लिया है कस्टमर कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द वारंटी रिजेक्शन। तो जो प्रोसेस की बात करते हैं तो उसका सबसे की स्टेप पहला रहेगा वो है कि हमें क्या कंप्लेंट मिली, हमने कस्टमर कंप्लेंट को हमने कंफर्म किया, देन हमने उसके बाद कुछ कंटेनमेंट एक्शन लिए, उसका हमने रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन किया, देन हमने करेक्टिव एक्शन प्लान देखा कि क्या हो सकता है, फिर हमने उसको वेरीफाई करके क्लोज़ किया और इस तरीके से हमने उसकी प्रॉब्लम को क्लोज़ कर दिया। जो दूसरा स्टेप आता है प्रोसेस का वो आता है आउटपुट। अब आउटपुट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ कंटेनमेंट प्लान आ सकता है, जो हमारे इन हाउस मटेरियल पड़ा था उसको हमने रिवर्स एग्रीगेट किया, वो एक आउटपुट हो सकता है, हमने नॉन कन्फर्मिटी को क्लोज़ कर दिया, वो करेक्टिव एक्शन हो सकता है, या हमने अपने प्रोसेस में या प्रोडक्ट में कोई चेंज किया, FME में चेंज किया, वो भी एक आउटपुट हो सकता है। और उसके बाद बात करते हैं कस्टमर की। जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, तो मे बी रीजनल सेल्स मैनेजर हो सकता है, जो कस्टमर इम्पैक्टेड हुआ है इस प्रॉब्लम से वो भी कस्टमर हो सकता है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ इनपुट की। तो जब इनपुट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आई जो हमें कस्टमर से मिली, वो एक इनपुट है। देन हमारे पास इनपुट आ सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हमारे रिकॉर्ड थे उसको हम एनालाइज करते हैं, जिससे देखने के लिए कि उस दिन क्या हुआ था, या सप्लायर से अगर कोई मटेरियल आ रहा है तो सप्लायर के क्वालिटी रिकॉर्ड हो सकते हैं, और इस तरह के और बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं। एंड देन लास्टली जब हम बात करते हैं सप्लायर के बारे में, तो सप्लायर भी इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। इट कुड बी से रीजनल सेल्स मैनेजर, मे बी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, मे बी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। तो प्राइमरीली इंटेंट ये है कि अगर हम एक बार मैक्रो लेवल पे एक प्रोसेस को डिफ़ाइन कर देते हैं तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है, और चीज़ों को समझना और अंडरस्टैंड करना ईजी हो सकता है कि हम किस तरीके से इस प्रोसेस को समझें। तो जो मेरा अगला पॉइंट है वो यही है कि क्या पॉसिबल बेनिफिट होते हैं अगर हम SIPOC को अच्छे से बनाते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो तो यही है कि हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को और प्रोसेस को। देन बहुत आसान अच्छा टूल है कोई इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी में इंप्रूवमेंट आती है, ओवरऑल जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उन सबको भी अंडरस्टैंडिंग आती है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कि बहुत ही अच्छा एक तरीका है, जो भी न्यू कमर्स हैं जो कंपनी के अंदर आ रहे हैं उनको हम समझा सकते हैं और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को। अब लास्टली बात करते हैं क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जो सबसे पहला चैलेंज आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि SIPOC को एक क्रॉस फंक्शनल टीम बना रही है या कोई एक आदमी बैठ के बना देता है सारी कंपनी के लिए, जो एक बहुत बड़े चैलेंज है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि SIPOC तो एक बार हमने बना दिया, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसको रिव्यू करने के लिए, कंपनी के अंदर जो भी चेंजेस बदलाव आ रहे हैं क्या उसके हिसाब से हमारा SIPOC भी रिव्यू के अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है। एक बार SIPOC बन गया तो क्या हमने इसको कोशिश की समझने की कि क्या ऑर्गेनाइजेशन को इसके बेनिफिट आ रहे हैं, और अगर बेनिफिट नहीं आ रहे हैं तो क्या पर्पस था इसको बनाने का। तो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की SIPOC क्या होता है, किस तरह से ISO 9000 से इसका लिंक है, क्या वाकई इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, देन SIPOC के डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उसका मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू वारंटी रिजेक्शन, एंड देन हमने बात की क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू SIPOC। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।